अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके होस्ट मारिन नौखेज़ खान एंड यू वाचिंग स्पोर्ट्स सेविंग्स पार्ट बाय न्यूज़ व्यूज़। एज़ यू ऑल नो कि हमारे साथ सुबह नौखेज़ होते हैं और वो आज 5-10 मिनट लेट हो गए। तो जब तक वो हमें ज्वाइन करते तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे पास कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक से बात करने के लिए। एज़ वी ऑल नो दैट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ODI। पाकिस्तान गॉट द फर्स्ट स्पॉट। नाउ पाकिस्तान इज़ बैक टू द थर्ड वन, बट मिला तो सही। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हम रिजवान को भी देख सकते हैं, ही इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, और इमाम को भी हम देख सकते हैं, ही इज़ नॉट हैप्पी। एशिया कप 2023 का वेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं हो सका, क्या वो पाकिस्तान होगा, क्या वो न्यूट्रल वेन्यू होगा। और आखिर में हम फुटबॉल लीग की बात करेंगे क्योंकि सीजन इज़ अबाउट टू एंड। और सुबैल नौखेज़ ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सुबैल नौखेज़। जी वालेकुम सलाम आरिया। चले सुबैल नौखेज़, मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। प्रीटी श्योर आपको पता होगा कि मेरा पहला सवाल आपसे क्या है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ODI में बहुत खूबसूरत शिकस्त दी है और T20 में उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। तो आप ओवरऑल इन दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को किस तरह रेट करेंगे? देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जिस तरह वनडे सीरीज़ में फतह हासिल की है 4-1 से, वो इट टॉक्स फॉर इटसेल्फ। और 4-1 किसी भी टीम को हराना और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराना, इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। ओवरऑल पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, इंडिविजुअली भी और एज ए टीम भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। T20 सीरीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग इस सेंस में रही कि जिस तरह का पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वो सीरीज़ क्लिंच कर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो एक बेटर कंडीशन बनी वहाँ पर, जिसकी वजह से एक मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान वो सीरीज़ क्लिंच नहीं कर पाया। हो सकता है न्यूजीलैंड भी वो सीरीज़ जीत जाता, बट ज़्यादा चांसेस जो थे, फेवरेट्स जो थे, वो पाकिस्तान लग रहे थे T20 सीरीज़ जीतने के लिए भी। तो ऑल एंड ऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही वनडे सीरीज़ में। बड़ा डोमिनेट किया। बड़े अरसे बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम वनडे सीरीज़ में न्यूजीलैंड को डोमिनेट करती हुई नजर आई। ना सिर्फ उनको शिकस्त दी, बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। 4-1 इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट अगेंस्ट अ साइड जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड हो। तो उस लिहाज से ऑल एंड ऑल पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। As we all know that फ़खर ज़मान played a very important role in ODI series, और on the other hand जब हम न्यूजीलैंड की टीम को देखते हैं तो उनके भी एक प्लेयर है मार्क, जिन्होंने बहुत खूबसूरत जो है इस सीरीज़ में खेला। तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप जब अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो वर्ल्ड कप में फ़खर ज़मान और मार्क अपनी टीम, दोनों अपनी टीम्स के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, या वो कितना फ़ायदा इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम्स को देंगे? फ़खर ज़मान बड़े आउटस्टैंडिंग रहे इस सीरीज़ में, और उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो काबिले दाद है। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह का उन्होंने डोमिनेटिंग अपनी इनिंग्स खेली, सेंचुरी स्कोर की, 180 का भी स्कोर उन्होंने उसके बीच में स्कोर किया। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही ज़बरदस्त और डेवास्टेटिंग थी न्यूजीलैंड की टीम के लिए फ़खर ज़मान की बैटिंग परफॉर्मेंस। जिस तरह फ़खर ज़मान पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के लिए सॉरी बड़े डेंजरस साबित हुए, उसी तरह मार्क चैपमैन पाकिस्तान के लिए भी बड़े डेंजरस साबित हुए। हांगकांग की तरफ से वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, बट अब वो न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड की जानिब से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और सिंगल हैंडेडली मैं T20 सीरीज़ में भी और वनडे सीरीज़ में उस तरह नुमाया नहीं रहे, लेकिन T20 सीरीज़ में बड़े नुमाया रहे और बड़ी सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड को बड़े क्लोज मैचेस तक पहुंचाया। तो दोनों पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अगर मैच की जाए तो मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान थोड़ा सा टॉप करते हैं, क्योंकि उनके जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और जिस तरह की उन्होंने स्कोरिंग की, आई गेस फ़खर ज़मान विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और इससे मुझे एक और फैक्ट भी नज़र आता है कि शायद ये रीज़न है फ़खर ज़मान की T20 में परफॉर्म ना करने की, कि वो एज अ ओपनर नहीं आ रहे हैं। अगेन बात तो बाबर आजम के अगेंस्ट जाती है, बट द पॉइंट इज़ कि फ़खर ज़मान जब ओपनिंग स्पॉट पे खेल रहे हैं तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े स्कोर्स भी दे रहे हैं। और T20 में हम उनको कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। T20 में कंटिन्यूसली वो वन डाउन पे उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिस प्लेयर की जहाँ जगह बनती है उसको वहाँ पर खिलाना चाहिए, और अगर उस जगह पे ऑलरेडी स्पॉट जो है वो टेकन है, तो फिर मेरे ख्याल से किसी दूसरे प्लेयर को चांस देना चाहिए, बजाय उस प्लेयर को किसी और स्पॉट पे खिला के उसकी परफॉर्मेंस को हम हिट करें। इससे बेहतर है कि हमें उस स्पॉट के लिए कोई और नया यंगस्टर ले आना चाहिए।
तो जिस तरह वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ख़ास तौर पे फ़खर ज़मान की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही। इमाम हक भी बड़ा अच्छा खेले इस सीरीज़ में, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि फ़खर ज़मान एक अच्छे टाइम पे क्लिक कर गए, और अगर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी वर्ल्ड कप में भी रही तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को बड़ा हेल्प करेंगे। परफॉर्मेंस की बात हम कर ही रहे हैं तो हम कैसे शादाब की परफॉर्मेंस को भूल सकते हैं। इस पूरे सीरीज़ में शादाब की परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटेड रही है, डिसअपॉइंटमेंट का एक बाइस बनी है टीम के लिए। तो आपको क्या लगता है ये आगे जाकर हमें कितना नुकसान देगी, या इसका हम पे क्या इफ़ेक्ट होगा, या टीम पे क्या इफ़ेक्ट होगा शादाब की परफॉर्मेंस का? देखिए, शादाब खान ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर जा रहे हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट क्रिकेटर्स पाकिस्तान हैव राइट नाउ। और जिस तरह की उनकी टीम में उनका ऑरा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। टीम में उनको शामिल रहना और उनकी जगह टीम में होना बड़ी ज़रूरी है। हमने देखा कि इस सीरीज़ में भी उनको ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा बेंच पे बिठाया गया और फिर लाया गया, फिर बेंच पे बिठाया गया, इस तरह की हमने देखा कि उनके साथ किया गया। बट ठीक है, प्लेयर है, हर क्रिकेटर पे बुरा वक्त आता है, जस्ट नॉट क्रिकेटर बट स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं उन सब पे बुरा वक्त आता है, उनकी परफॉर्मेंस कभी ऑन एंड ऑफ होती है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शादाब की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है। ज़रूर आपको नए प्लेयर ट्राई करने चाहिए। अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा रेस्ट दे के दोबारा टीम में लाना चाहिए। ऐसे ये एक जो प्रोसेस है इट्स अ गुड प्रोसेस, बट हमें ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि प्लेयर को डीमोरलाइज ना कर दे। हमने देखा कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के खिलाफ उसी खिलाड़ी ने आपकी टीम की क़यादत भी समझा दी है इन द एब्सेंस ऑफ बाबर आजम। शादाब खान टीम के कप्तान थे, तो ठीक है, एक लिमिट तक आपको प्लेयर को हेल्प आउट करना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो फॉर्म है वो दोबारा गेन कर ले। और अगर ऐसा लगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस दोबारा से गेन नहीं कर पा रहा है फिर उसे ड्रॉप कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। बट स्टिल अभी मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू ड्रॉप शादाब फ्रॉम आवर साइड। इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन द करंट स्क्वाड, और हमें चाहिए कि उनको थोड़े चांसेस और देने चाहिए जिससे वो अपना फॉर्म दोबारा पकड़ ले, क्योंकि वंस ही गेट हिज फॉर्म बैक he is one of the most dangerous cricketers Pakistan have in their team right now. कितना बड़ा लॉस है शादाब की ये जो परफॉर्मेंस है, जो इतनी डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस रह चुकी है, इसका कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तान की टीम के लिए? If we lose शादाब खान before the World Cup तो obviously पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। I'm not saying कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। अगर उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी चलती रही और इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप में रही तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है वो एशियन पिचेस पर है। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें हमारे पास शादाब खान जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर, विकेट टेकिंग, इकोनॉमिकल बॉलर, मतलब हर किस्म के गुण उनकी बॉलिंग में मौजूद है। तो और बैटिंग में भी क्लिक करते हैं, एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं टीम में। तो बैटिंग वाइज तो ठीक है, हमारे पास और ऑप्शंस बड़ी आ जाएंगी, बट एज अ स्पिनर हमारे पास जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंसड है जो वो शादाब खान ही है। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस, अगर फॉर्म क्लिक नहीं होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक झटका पहुंचेगा कि ये वनडे वर्ल्ड कप से पहले, बिकॉज अभी हम उनकी जगह उसामा मीर को भी ट्राई कर रहे हैं। ही इज़ अ यंगस्टर, ही इज़ अ गुड यंगस्टर, बट एक्सपीरियंस वाइज शादाब उनसे अवे है, बहुत आगे है, और हमें शादाब की फॉर्म बड़ी ज़रूरी चाहिए अपने ICC 50 ओवर्स वर्ल्ड कप से पहले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर रिजवान मिडिल ऑर्डर में आकर खेले तो कुछ टीम बेहतर हो सकती है? क्योंकि एज वी ऑल नो वी कैन सी दैट कि रिजवान इज़ नॉट हैप्पी कि वो जहाँ खेल रहे हैं, हम देख सकते हैं कि ही इज़ नॉट हैप्पी। बाय द वे, हाँ, मुझे इसके बारे में आपसे पूछते हैं कि क्या इज़ रियली रिजवान इज़ नॉट हैप्पी, या ये एक रूमर है? और अगर पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर में आकर अभी रिजवान खेलने लग जाए तो उसका हमें कितनी इम्पोर्टेंस उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो हमें कितना फ़ायदेमंद होगा? अच्छा मारिया, आपने सवाल किया है कि रिजवान इज़ हैप्पी और नॉट। मैं अबू बकर के पास जाने से पहले हम एक ये वीडियो देख लेते हैं, और इससे काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इज़ रिजवान रियली हैप्पी और नॉट। लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। 5 नंबर से मैं खुश नहीं हूँ। उसने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ। हमारी जो टीम की रिक्वायर्ड है हम उसको लेके चलेंगे। जो हमें लगेगा कि किस
टाइम पे या किस पोजीशन पे किस बंदे को सूट करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले। उस हिसाब से हम कम्युनिकेशन करेंगे प्लेयर के साथ। तो मेरे ख्याल से उसने अपनी ख्वाहिश इजहार की थी। जो कप्तान और कोच की जो चीज़ को वो देखते हैं, उनको चीज़ जो पसंद अच्छी आती है वो करेंगे। जो भी हम मेरा या मैनेजमेंट का डिसीजन होता है या उनसे कम्युनिकेशन होती है, वो कभी भी ये नहीं होता कि प्लेयर कहते हैं कि भाई हमें नहीं खेलना। आज से पहले भी ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल से हमारी आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। मैं तो यही समझता हूँ कि आई गेस दिस इज़ नॉट फेयर विद द प्लेयर कि वो एक फॉर्मेट पे ओपन कर रहा है और दूसरे फॉर्मेट पे आप उठा के उसको 6-7वें नंबर पे फेंक देते हो। आई गेस रिजवान इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर नंबर 4 बिकॉज क्योंकि हमारा मिडल ऑर्डर जो है ऑलरेडी बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। हमें एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो इनिंग्स बिल्ड करे, एंड वी हैव सीन इन T20 रिजवान इज़ अ वेरी गुड इनिंग्स बिल्डर। वो बड़े स्लोली अपनी इनिंग्स लेके चलता है और फिर जहाँ पर एक्सेलरेट करना चाहिए वो वहाँ पर एक्सेलरेट भी कर देता है। नॉट लाइक बाबर अपनी इनिंग्स ग्रो करते हैं। बाबर इज़ मोर बाबर प्लेज मोर क्लासिकल शॉट्स। उनकी उस तरह की हिटिंग नहीं है जिस तरह की स्लॉगिंग हिटिंग नहीं है उनकी। वो एक क्लासिकल प्लेयर है, बट रिजवान को जहाँ पर स्लॉगिंग की ज़रूरत भी पड़े वो वहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तो यही होगा कि रिजवान को नंबर 4 पे खिलाया जाए। इससे आपका मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग होगा और हमने देखा है कि इफ्तिखार अहमद ऑलरेडी हैज़ शोन अ लॉट ऑफ स्किल्स एट नंबर 6 एंड नंबर 7, जिस तरह उनको उन स्पॉट्स पर उन्होंने आके इनिंग्स बिल्ड की और पाकिस्तान को लाइक वो ओल्ड शाहिद अफरीदी की तरह एक इम्पॉसिबल मैचेस जो लगते हैं जीतने के लिए उनको बहुत करीब लाए। ऑल्दो हम वो मैच हार गए, बट ऐसी 2-3 एग्जांपल्स मौजूद है इफ्तिखार अहमद की जो वो फिनिशिंग के बहुत करीब ले आए। तो आई गेस दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन कि रिजवान को नंबर 4 पे खिलाया जाए। आई गेस अब अबू बकर से पूछ लेते हैं व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट। सोशल मीडिया की बात करते हैं, इमाम ने एक बड़ा फिशी सा कोई ट्वीट किया है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो क्या मतलब इससे क्या जाहिर होता है, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान की टीम में कोई यूनिटी नहीं है या सबको सिर्फ अपना अपना सब सेल्फिश होकर खेल रहे हैं? आपका क्या कहना है उनकी ट्वीट के बारे में? जहाँ तक इमाम अल हक की बात है और उनकी ट्वीट की बात है, आई गेस इतनी ज़्यादा फिशी ट्वीट थी नहीं जितनी ज़्यादा मीडिया पे उसकी हाइप बना दी गई, क्योंकि वैसे ही बाबर के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हल्का सा भी कोई मौका मिले ना तो बाबर के ऊपर सवाल उठाने में देर नहीं लगाते। आई गेस इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। कभी आपके साथ ज़्यादती हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है, कभी आपको फेवर दे के खिला भी लिया जाता है, कभी आपको फेवर दिए बगैर भी खिला लेते हैं। तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। मेरे ख्याल से इमाम अल हक को यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए था। उनको ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी, अगरचे उनके साथ ज़्यादती हो भी गई है। ही इज़ परफॉर्मिंग कंटिन्यूसली। मेरे ख्याल से उनके साथ ज़्यादा देर ज़्यादती हो ना पाती। एक अदर मैच में हो गई ठीक है, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव के इमाम अल हक जब एक आपके पास 50 ओवर्स, वो उनको रेस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिर्फ 50 ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट हमारी रिसेंटली वैसे ही कोई इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, T20 मैचेस में वो खेलते नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जब आपके पास एक वनडे सीरीज़ आए तो आपको ऐसे प्लेयर को रेस्ट करवाने की ज़रूरत बनती है जो कि आपका सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा हो, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। हमारे शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये तीनों फॉर्मेट्स। ऐसे प्लेयर्स को आप रेस्ट दें तो आपको समझ में आती है। बट आउट ऑफ नोवेयर एक प्लेयर है जो परफॉर्म भी कर रहा है, जो 80-90 स्कोर भी कर रहा है, सेंचुरीज के करीब भी जा रहा है, उसके बाद वो फॉर्मेट भी एक खेल रहा है और आप उसको बगैर किसी वजह के टीम से ड्रॉप करके शान मसूद को एज अ ओपनर खिला लेते हो, तो ऑब्वियसली उस प्लेयर को गुस्सा भी आएगा, वो फ्रस्ट्रेट भी होगा। बट मेरे ख्याल से इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट होना नहीं चाहिए। इमाम अल हक इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, और मेरे ख्याल से अगर वो इस तरह की टेंशन्स अपने जहन में लेंगे और मीडिया को ज़्यादा मौका देंगे अपने दायरे में घुसने का, मेरे ख्याल से उस सर्कल में घुसने का जहाँ मीडिया को मौका मिल जाए कि वो बाबर आजम और उनकी दोस्ती पे और उनके रिलेशन पे और टीम यूनिटी पे सवाल उठा सके, तो मेरे ख्याल से इमाम अल हक के लिए इट्सेल्फ भी बड़ा अच्छा नहीं होगा। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा प्लेयर्स को परहेज़ करना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो उनके साथ ज़्यादती हुई है वो बिल्कुल ज़्यादती हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। बट इस पूरे इशू को अच्छे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम देख सकते हैं चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है।
इंडिया क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि अबाउट रिगार्डिंग दिस एशिया कप 2023, आप लोगों को क्या लगता है कि किधर होगा? पाकिस्तान में इसका वेन्यू क्या होगा? पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, दुबई होगा, या न्यूट्रल कोई ऐसा वेन्यू होगा कि जो ना पाकिस्तान को फ़ायदा दे ना इंडिया को फ़ायदा दे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, वेयर द एशिया कप इज़ गोइंग टू हैपन? मेरे ख्याल से तो करंटली जो इशू चल रहा है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में, आईसीसी बेसिकली बीच में सैंडविच हुआ हुआ है, क्योंकि आईसीसी और एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, क्योंकि आईसीसी को प्रॉब्लम्स वर्ल्ड कप के लिहाज से है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है वो इंडिया में है। एशिया काउंसिल को जो है वो एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान ने परेशान किया हुआ है। बट आई गेस मेरे ख्याल से इवेंचुअली इंडिया पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आएगी और पाकिस्तान भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, ऑल्दो पाकिस्तान बोर्ड फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट में है, बिकॉज क्योंकि हमारी टीम में जिस तरह के सुपरस्टार्स मौजूद है, वर्ल्ड क्रिकेट हमारे बगैर चलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पहले ये होता था कि पाकिस्तान की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, तो डिफरेंट कंट्रीज़ होती वो बदमाशी कर लेती थी और हमारी आवाज़ उस तरह दबती नहीं थी। नजम सेठी इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब पाकिस्तान की आवाज़ उठाने में, बट और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अब हमारे पास जो है लाइक दुनिया के बेहतरीन प्लेयर है। मतलब अगर वर्ल्ड कप में बाबर आजम नहीं होंगे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे, हारिस रऊफ नहीं होंगे, तो इट वोंट बी द सेम वर्ल्ड कप। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे ख्याल से सब चीज़ें होने के बावजूद इन द एंड यही होगा कि शायद एशिया कप भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए और इंडिया की टीम भी पाकिस्तान ना आए, क्योंकि बीसीसीआई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोर्ड। और ठीक है, पाकिस्तान के पास सॉलिड पॉइंट्स है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उनको परसुएट करने में कामयाब होंगे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को परसुएट करने में कामयाब होंगे। दूसरी चीज़, बीसीसीआई की तरफ से ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की है वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आता है। बट पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द सेम पॉइंट कि अगर एशिया कप के लिए इंडिया यहाँ नहीं आती है। नजम सेठी की जानिब से एक हाइब्रिड मॉडल भी दिया गया है, जिसमें यह है कि एशिया कप के शुरू के 4-5 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में खेल लिए जाए, उसके बाद टूर्नामेंट जो है किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाया जाए। मगर उसके लिए भी इंडिया जो है वो राज़ी नहीं हो रहा है और इंडिया कह रहा है कि पूरा एशिया कप जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाए। सो माय पर्सनल एनालिसिस इज़ के एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। शायद लाइक 30% चांसेस है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो पूरा हो जाए, बट मुझे वो भी मुश्किल लगता है। और मुझे आई गेस ये भी लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोर्ड और उसकी आईसीसी में भी बड़ी चलती है, और दिस विल मेक थिंग्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ आईसीसी एंड एशियन क्रिकेट काउंसिल। बट लास्ट बात मैं ये ज़रूर करूँगा कि आई पर्सनली थिंक कि इस जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को यहाँ पर आना चाहिए। आप जितना मर्जी मुझे गद्दारे वतन कह ले, मोहब्बत से वतन से ना मोहब्बत करने वाला कह ले, गद्दार कह ले, देशद्रोही कह ले, बट द पॉइंट इज़ कि आपके मुल्क के हालात ऐसे वाकई में नहीं है। आप करंट सिचुएशन देख ले, पिछले 2-3 हफ्तों में हालात देख ले, आप क्या है, आप इस चीज़ का कैसे तयन कर सकते हैं कि अगले 3 से 4 महीनों में या हफ्तों में जो है पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट 4-5 आपकी इंटरनेशनल टीम्स आनी है। एक आपका टीम इंटरनेशनल टीम यहाँ टूर करने आती है तो हालात आपने देखे किस किस्म के होते हैं, किस किस्म की सिक्योरिटी होती है, क्या होता है। जब आपकी यहाँ पर 5 टीमें आएंगी तो उस टाइम आपको सिक्योरिटी के किस कदर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए होगी, और आप अगर खुदा न खास्ता ना कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश आ जाता है और ख़ास तौर पे इंडियन टीम के साथ आ जाता है, व्हाट नेक्स्ट देन? पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल की क्रिकेट, 20 साल की क्रिकेट दोबारा से ख़त्म। जितनी मेहनत करके हम यहाँ पर लाए हैं इंटरनेशनल टीम्स को वापस, वो एक एशिया कप के चक्कर में अगर हम दोबारा ज़ाया कर देते हैं तो व्हाट्स नेक्स्ट? हमारा इसमें क्या कसूर होगा? और जो इनको टीम्स को यहाँ पर लाने वाले हैं, क्या वो उस टाइम जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं नेक्स्ट अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर नहीं जाएगी? मेरा ख्याल है कि पहले पाकिस्तान को अपने मुल्क के हालात ठीक करने चाहिए। जब आपका सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो
उसके बाद टीमों को यहाँ पर आना चाहिए। आपके रोज़ ब रोज़ वहाँ पे खाना जंगियाँ हो रही है, लोग कोर कमांडर हाउसेस में घुस रहे हैं, कभी कोई एहतजाज हो रहा है, कभी हुकूमत खुद एहतजाज कर रही है। अंडर सर्टेन चीज़ों में आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल टीम्स भी यहाँ पर आ जाए, तो मेरे ख्याल से ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। या तो पहले आप पाकिस्तान के हालात ठीक कर ले, उसके बाद एशिया कप करवा ले। बट अगर आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं होते हैं तो डिफरेंट टीम्स का कंसर्न है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया जाके नहीं खेलना चाहिए तो बहुत वैलिड कंसर्न है आपका। जिस तरह बाकी कंट्रीज़ को ये राइट है कि वो अपनी सिक्योरिटी देख के बात करे, इसी तरह पाकिस्तान को भी राइट है। अगर पाकिस्तान जाके वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना चाहता है तो पाकिस्तान को भी ये राइट मिलना चाहिए। सो इट्स अप टू द गवर्नमेंट्स कि वो किस कदम इस चीज़ को लेके चलते हैं। बट आई गेस कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैचेस है वो फैंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो फैंस को उन चीज़ों से महरूम ना किया जाए और चाहिए कि जल्द से जल्द इस चीज़ का जो है सलूशन निकाला जाए, ताकि पता हो कि एशिया कप कहाँ पर हो रहा है, वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है और क्या पाकिस्तान इसमें शिरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अभी तक तो क्लियर एंड कट नजम सेठी की तरफ से ये बात वाज़ेह है कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये एक अच्छा डिसीजन होगा इफ़ पाकिस्तान कॉल देम ऑफ फ्रॉम एशिया कप एंड वर्ल्ड कप? देखिए, होना तो ऐसे ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अगर इंडिया यहाँ पर एशिया कप खेलने नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान भी एशिया वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। अभी तक सूरत हाल तो यही चल रही है। बट ऑल एंड ऑल आई गेस इट्स नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। ना पाकिस्तान के लिए अच्छा डिसीजन, ना इंडिया के लिए अच्छा डिसीजन, और ख़ास तौर पे इसका इम्पैक्ट जो है वो हम फैंस को होगा, बिकॉज वी वांट टू सी पाकिस्तान इंडिया प्ले। बट अगर इंडिया भी इसी तरह डटा रहता है अपनी बात पे और पाकिस्तान भी इसी तरह डटा रहता है तो इवेंचुअली ब्रॉडकास्टर्स को तो जो नुकसान होना है वो होना है, बट फैंस को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट जहाँ तक अब बात आती है यहाँ पर रूल्स की और अपने राइट्स की, तो आई गेस पाकिस्तान हैज़ अ राइट, क्योंकि अगर एक कंट्री यहाँ पर आकर नहीं खेलना चाहती है तो ये पाकिस्तान का राइट है कि वो भी उस कंट्री में जाके ना खेले। इसका फैसला तो फिर आईसीसी और इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही करना पड़ेगा। हमारे शो का टाइम खत्म होने को आता है। सुहेल नौखेज़, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगी, उसके बाद मैं भी अपना शो वाइंड अप करूँगी। हम सबको पता है कि फुटबॉल सीजन इज़ अबाउट टू एंड और राइट नाउ फुटबॉल अपनी बड़ी क्रूशल स्टेज पे है, तो आपको क्या लगता है फुटबॉल की लीग कौन जीतेगा? फुटबॉल सीज़न इज़ अबाउट टू एंड और यूरोपियन जितनी भी टॉप लीग्स हैं वो अपने डिसाइसिव मरहले में आ चुकी है। कई जो लीग्स हैं उनके चैम्पियंस ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, जैसे कि नेपोली ने सीरी ए यानी इटालियन लीग जीत ली है और आफ्टर मैराडोना इट्स द फर्स्ट टाइम दैट नेपोली हैज़ वॉन दिस लीग। और उसके साथ साथ स्पेनिश लीग जहां बार्सिलोना और रियल मैड्रिड आपस में बड़ा गुत्थम गुत्था थे और लीग टाइटल के चक्कर में दोनों टीम्स आपस में बड़ी एक टाइटल कंटेंडर्स होती है और बड़े राइवल्स है, आर्च राइवल्स है। वो मार्का इस बार जो है वो बार्सिलोना ने अबूर किया है और बार्सिलोना जो है वो स्पेनिश चैम्पियन बने हैं। जबकि कुछ लीग्स ऐसी है जिस पे अभी तक फैसला कुन बरतरी तो हासिल नहीं है, बट लग ऐसी रहा है कि ये टीमें जीत जाएंगी। जिस तरह के अगर मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात कर लूँ तो उस पर मैनचेस्टर सिटी इस टाइम 4 पॉइंट्स की लीड पर है आर्सेनल से, जबकि आर्सेनल के पास 2 मैचेस बाकी है और मैनचेस्टर सिटी के पास अभी भी 3 मैचेस बाकी है। तो बज़ाहिर लग तो यही रहा है कि मैनचेस्टर सिटी ये इंग्लिश लीग टाइटल उठा लेगा। उनको सिर्फ 3 मैचेस में से 1 मैच जीतने की ज़रूरत है। एज सून एज दे वन दैट मैच दे विल बी क्राउन द इंग्लिश चैम्पियंस। उसके अलावा अगर मैं जर्मन लीग की बात कर लूँ तो जर्मन लीग का जो इस टाइम मुकाबला है वो बड़ा कांटेदार जा रहा है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख जो है वो 68 पॉइंट्स पर है, जबकि बोरुसिया डॉर्टमुंड उनके बिल्कुल पीछे है और उनके 67 पॉइंट्स है और अभी कई गेम्स बाकी है। तो यहाँ पर एक टक्कर का मुकाबला हो सकता है, यहाँ पर अप एंड डाउन हो सकती है टीम्स, क्योंकि हो सकता है कि डॉर्टमुंड जो है वो बायर्न पे लीड ले जाए। तो ये वाला जो जर्मन लीग है वो थोड़ी डिसाइसिव मोड में है, अभी उसका कुछ कह नहीं सकते, बट आई होप मुझे ऐसा लगता है, आई फील के बायर्न म्यूनिख ये जर्मन लीग इस सीज़न भी जीत जाएगी। जबकि आखिर में अगर हम बात कर ले फ्रेंच लीग की, तो फ्रेंच लीग में PSG इज़ ऑन द टॉप राइट नाउ और तकरीबन उनके पास 4 से 5 पॉइंट्स की उनके पास अभी बर्तरी हासिल है, जो दूसरे नंबर पे टीम है।
तो वी होप कि यहाँ से भी PSG इस बार दोबारा जो है लीग टाइटल उठाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये 5-6 लीग्स थी यूरोपियन टॉप लीग्स, जहाँ पर कुछ टीम्स जो है वो जीत चुकी है और कुछ जो लीग्स है वो अपने डिसाइसिव मरले में है, एंड वी होप कि उनका भी नतीजा जल्दी आ जाएगा। आई होप कि बेस्ट लीग जीत जाए। थैंक यू सो मच सुबेल नौखेज़ फॉर गिविंग अस योर टाइम ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शब खैर, गुड नाइट।